नमस्कार। आज का जो हमारा मुख्य विषय है वह है चुनाव आयोग। आप सबको अपने संविधान को जानने और पढ़ने की बेहद उत्सुकता बनी रहती होगी और साथ ही अपने संविधान में कहाँ क्या है यह जानने के विषय में भी आप बहुत उत्सुक रहते होंगे। मैंने सोचा कि क्यों न एक एक टॉपिक करके पूरे संविधान को और इसकी छोटी छोटी बातों को सूक्ष्मता से आपको समझा दूं। तो इसी क्रम में मुझे लगा कि क्रमबद्ध रूप से अर्थात नागरिकता, मौलिक अधिकार ऐसे न करके एक एक पॉइंट को कहीं कहीं से उठा करके और बढ़िया से उसको मैं समझा दूं। किसी भी परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके पैटर्न क्या होते हैं और प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं और कहाँ कहाँ से उससे प्रश्न आने की संभावना है, उस अकॉर्डिंग मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप टीईटी की परीक्षा देना चाहते हैं, अगर आप दरोगा, सचिवालय सहायक, बीपीएससी पीटी की एग्जाम देना चाहते हैं तो यहाँ से आपको पक्का प्रश्न पूछे जाते हैं और अगर इन कॉन्सेप्ट को आप समझ लेंगे तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो आइए मैं आपको लेकर के चलता हूँ अपने संविधान में। हमारे संविधान में आप 1, 2, 3, 4 ऐसे करके 15वें सीढ़ी पर चढ़ेंगे तो भाग 15 मिलेगा। अब जो 15वां भाग है उसमें अनुच्छेद 324 से 329 तक दिया हुआ है। तो अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक में क्या क्या दिया गया है मैं इन सब को आपको अभी जानकारी दे रहा हूँ। अब चलिए अनुच्छेद 324 में सबसे पहले हम ये देख लें कि भाई हमारे संविधान में चुनाव आयोग के विषय में कहा किया गया है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 324 कहता है कि भारत में एक चुनाव आयोग होगा जो चुनाव करवाएगा। देखिए कहता है अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग। अब ये चुनाव आयोग किस लिए होगा? तो चुनाव का अधीक्षण करेगा, निर्देशन करेगा, नियंत्रण करेगा। तो चुनाव प्रक्रिया के अधीक्षण के लिए, निर्देशन के लिए, नियंत्रण के लिए एक संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग। ये कहता है अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 325 में देखें। अब अनुच्छेद 325 में यह बताया गया है कि जो चुनाव होगा उसमें निर्वाचक नामावली होगी, यानी वोटर लिस्ट होंगे और उसी वोटर लिस्ट के अनुसार लोग वोट देंगे। ये बनाने का काम चुनाव आयोग का होगा। कहता है कि चुनाव आयोग क्या बनाएगा? निर्वाचक नामावली बनाएगा। तो कैसे बनाएगा? वोटर लिस्ट कैसे तैयार करेगा? तो धर्म, वंश, लिंग, जाति के आधार पर, है ना, निर्वाचक नामावली में शामिल करने से मना नहीं किया जा सकता है। अर्थात किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, वंश के आधार पर विशेष निर्वाचक नामावली उनके लिए नहीं बनाया जा सकता। एक ही निर्वाचक नामावली में सभी लोग होंगे, यानी वोट देने का सबको बराबर अधिकार होगा। ये बात कहता है अनुच्छेद 325। अब अनुच्छेद 326 की बात करें तो अनुच्छेद 326 कहता है कि जिस व्यक्ति की आयु 18 साल हो गया, जिस व्यक्ति की आयु 18 साल हो गई हो, पक्का वोट देंगे। आप अगर जिस दिन 18 साल पूरा कर लेते हैं आप इलेक्टोरल रोल में अपना नाम लिखवा सकते हैं, आप वोटर लिस्ट में अपना नाम चढ़वा सकते हैं। तो 326 कहता है निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। अनुच्छेद 327 कहता है कि विधानसभा निर्वाचन के संबंध में संसद जो है वो उपबंध बना सकता है, नियम बना सकता है। अर्थात विधानमंडल निर्वाचन के संबंध में संसद को उपबंध करने की शक्ति अनुच्छेद 327 प्रदान करती है। अनुच्छेद 328 यह जो है यह विधानमंडल के निर्वाचन के संबंध में विधानमंडल को शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 328 किसको शक्ति देता है? विधानमंडल को। किस लिए? तो विधानमंडल के निर्वाचन के संबंध में नियम बनाने का। अब मान लेते हैं चुनाव हो रहा है तो चुनाव के दरमियान अगर किसी तरह के कोई व्यवधान उत्पन्न होते हैं तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? तो आप न्यायालय जाएंगे। तो न्यायालय के हस्तक्षेप कैसे होगा, कितना होगा, इसके बारे में वर्णन करता है अनुच्छेद 329। तो चुनाव के संबंध में संविधान में अनुच्छेद 324 से 329 तक क्या क्या है इसको एक लाइन में आप याद कर लेंगे, 1 मिनट में। बस उसको की पॉइंट को केवल याद कर लें कि 324 चुनाव आयोग, 325 अब चुनाव आयोग तो खड़ा हुआ तो भाई किसको से वोट दिलवाएगा? तो निर्वाचक नामावली से वोटर लिस्ट के अनुसार। अब चुनाव आयोग खड़ा हुआ 324 के अनुसार, 25 के अनुसार वोटर लिस्ट सामने में लिया, 326 के अनुसार जो भी वोटर लिस्ट में है वे जाके वोट देंगे। 327 अब चुनाव के संबंध में नियम कौन बनाएगा? तो संसद बनाएगा। फिर विधानमंडल के विषय में
नियम बनाने का और शक्ति किसको है, तो विधानमंडल को है। फिर 329 अगर कोई झंझट पट उत्पन्न हो जाए तब उसको कौन जो है सो हस्तक्षेप करेगा, तो न्यायालय हस्तक्षेप करेगा। बस इतना ही है इसमें। अब इसको आप देख रहे हैं तो इस संविधान में यह कहीं नहीं वर्णन किया गया है कि चुनाव क्षेत्र कहाँ है, सीट कितने होंगे वगैरह वगैरह। इसके लिए आपको दो स्पेशल, एक अनुच्छेद 81 है और दूसरा अनुच्छेद 170 है। तो अनुच्छेद 81 लोकसभा में सीटों का आवंटन है और अनुच्छेद 170 विधानसभा में सीटों का आवंटन का जो है प्रावधान करता है। तो हम सबसे पहले चलेंगे कि चुनाव कराने का काम किसके ऊपर है, चुनाव आयोग के ऊपर है। तो चुनाव आयोग क्या है भाई, तो चुनाव आयोग एक संस्था है। चुनाव आयोग क्या है, एक संस्था है जो चुनाव का नियंत्रण करता है, निर्देशन करता है, अधीक्षण करता है। अब चुनाव आयोग कोई इतिहास अगर हम उलट करके देखें तो 1950 से 1989 तक चुनाव आयोग में एक ही आयुक्त होते थे, कमिश्नर होते थे, इसलिए हम इस संस्था को एकल कहते थे। लेकिन 1989 में एक प्रावधान किया गया जिसके हिसाब से बहुसदस्यीय बनाया गया, यानी 2 और इसमें चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए। लेकिन फिर 90 में ही तुरंत कानून बदल दिया गया और फिर इसको एकल कर दिया गया, यानी एक ही चुनाव आयुक्त रह गए। लेकिन 1993 में फिर 2 और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हुई और इस प्रकार से 1993 से अब तक यह जो चुनाव आयुक्त है यह बहुसदस्यीय हो गया, यानी एक मुख्य चुनाव आयुक्त रहेंगे और इसमें 2 अन्य रहेंगे। इस प्रकार एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य, यानी 3 चुनाव आयुक्तों से मिलकर के यह चुनाव आयोग बना है। और इसको बनाने के लिए संविधान में कहाँ चर्चा की गई है, अनुच्छेद 324 में। चुनाव आयोग के विषय में, सदस्य के विषय में इसमें नहीं चर्चा की गई है। ये बाद में कानून बनते गए और उस हिसाब से ये निर्धारित होते गए। अब हम देखते हैं कि ये जो चुनाव आयुक्त हैं इनकी शक्ति क्या है, तो शक्ति की हम यहाँ चर्चा करेंगे। इनकी पदावधि कितनी है, यानी कितने दिन तक चुनाव आयुक्त काम करेंगे। तो अगर हम एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी के किताब को उलट करके देखें तो उसमें स्पष्ट रूप से यह लिखा हुआ है कि इनकी पदावधि 6 साल की होगी या 65 साल के उम्र तक, जो पहले हो। अगर मान लेते हैं कि 65 साल के उम्र, अगर कोई आदमी 63 साल में चुनाव आयुक्त बना, मुख्य चुनाव आयुक्त बना और इसमें 65 साल ही अधिकतम दिया हुआ है, तब तो वह 2 ही साल, 63 साल के बाद 2 ही साल नौकरी कर पाएगा मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में। तो ठीक इसी, अगर कोई आदमी 50 वर्ष में ही बन जाता है मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त, तो वो 6 साल पूरा कर लेगा, क्योंकि अभी उसके पास 65 साल नहीं हुए हैं, उम्र है। तो 6 वर्ष या 65 साल जो पहले हो उस अकॉर्डिंग उसकी पदावधि होती है। वेतन को स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 2.5 लाख रुपए जो है सो इनको वेतन मिलते हैं। सेवा शर्त तो ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य 2 आयुक्त हैं, वो तीनों का जो सेवा शर्त है, सेवा शर्त का मतलब अब उनको भत्ता मिलता है, उनको आवास मिलता है, उनको आने जाने की जो सुविधा मिलती है, उनकी सुरक्षा है, ये तमाम चीज़ें। तो ये सारी सेवा शर्तें जो है, पेंशन आदि सब के एक समान है, तीनों के। अब जब तीनों एक समान है तो आप सोच सकते हैं कि तब तो ऐसी परिस्थिति में बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अब तो बाकी भी चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त के कहेंगे कि भाई आप मुख्य चुनाव आयुक्त हुए तो क्या, हम भी तो आपके बराबर हैं। तो ऐसी परिस्थिति में मतभेद होना स्वाभाविक है, बिल्कुल। तो उसमें क्या होता है कि मतभेद होने पर बहुमत से निर्णय लिया जाता है। बहुमत का मतलब अब 3 लोग हैं तो 3 लोगों में 2 लोग कह देगा वही होगा। अब 2 लोग कहेगा कि हाँ अभी चुनाव कराना है तो हाँ कराना है। अगर मान लेते हैं 2 लोग कह दे, अभी जैसे बंगाल में चुनाव हुआ कोरोना के काल में, या इससे पहले बिहार में चुनाव हुआ था, तो मान लेते हैं अगर 2 लोग कहते थे कि नहीं चुनाव कराना है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त चाह करके भी चुनाव नहीं करवा पाते। तो बहुमत से निर्णय लिया जाता है। अब ये जो चुनाव आयुक्त हैं इनके पद को सुरक्षित किया गया है ताकि इनको स्वतंत्रता प्रदान की गई है, सुरक्षा प्रदान की गई है, ताकि कोई भी निर्णय इस तरीके से लें कि चुनाव पर कोई असर न पड़े। यानी पूरे निर्वाचन प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाने के लिए, भयमुक्त बनाने के लिए पहले चुनाव आयोग संस्था को ही मजबूत बनाया गया है। तो क्या क्या व्यवस्था है, तो देखिए इनकी यह व्यवस्था है कि इनको बीच में कोई जबरदस्ती नहीं हटा सकता है। ये त्यागपत्र दे सकते हैं,
या अगर मान लेते हैं कि कोई अवैधानिक काम करेंगे तो इनको हटाने का वही तरीका है। देखिए यहाँ लिखा है कि पद त्याग कर सकते हैं, किंतु पद से हटाने की वही रीति अपनाया जाता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने में। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को कैसे हटाते हैं? वही दोनों सदन में 2/3 बहुमत से महाभियोग वाली प्रक्रिया, साबित कदाचार के आधार पर। तो ये तो मुख्य चुनाव आयुक्त। अगर अन्य चुनाव आयुक्तों को हटाने की बारी आ गई तो अब फिर मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश की भी जरूरत होगी, यानी कि इनको चुनाव आयुक्त को पद से हटाना आसान काम नहीं है। तो ये पद की सुरक्षा दी गई है। फिर यह भी है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की जो सेवा शर्त है उसमें कोई गैर लाभकारी परिवर्तन, गैर लाभकारी मतलब हानि होने वाला, यानी वेतन नहीं कम कर दिया जा सकता है, अन्य जो उनको सुविधाएं मिल रही है वो नहीं कम की जा सकती है। तो ये सब उन्हें सुरक्षा प्रदान की गई है ताकि वे बिना भय के वातावरण में वे निष्पक्ष निर्णय ले सकें। अब हम चलते हैं, देखिए एक खास बात और है, संविधान में अगर हम उलट करके देखते हैं तो सदस्यों की अर्हता के विषय में कुछ निर्धारण नहीं किया गया है। यानी कोई सदस्य कितना पढ़ा लिखा होगा, क्या होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं वर्णन किया गया है। इनकी पदावधि की भी चर्चा संविधान में नहीं की गई है, बाद में संसद के अधिनियम द्वारा ये तय किए गए हैं। तो अब कोई भी चुनाव आयुक्त अगर चुनाव आयुक्त से रिटायर्ड हो जाते हैं, हट जाते हैं, तो दूसरी उनको नौकरी मिल सकती है कि नहीं, संविधान में इसके बारे में भी नहीं कहा गया है। अब हम चलते हैं कि आखिर इनका काम क्या है भाई, इनको काम क्या क्या है। अब जो कार्य है वही आपकी शक्ति है, आपको अधिक काम करने की शक्ति है, आप अधिक काम करते हैं तो आपके पास अधिक शक्ति है। तो हम देखते हैं कि परिसीमन अधिनियम के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण करना इनका जो मुख्य काम है वह क्या है, तो सबसे पहले निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण करना, यानी पूरे देश में जितने राज्य हैं सभी राज्यों में जितने अभी जैसे जिला हैं, तो जिला नहीं, जिला तो प्रशासनिक इकाई है, राजनीतिक इकाई के रूप में अभी जैसे 543 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है, तो 543 सीटों का जो है अलग अलग क्षेत्र में, जैसे मान लेते हैं ये पूरा भारत है आपका, अब ये पूरा भारत का जो है ना, अब इसमें आपको 543 सीटों के लिए जो है ना 543 भाग में इसको बांट दिया गया। अभी एक एक भाग एक संसदीय क्षेत्र कहलाएंगे। अब ऐसे ही प्रत्येक राज्य के विधानसभा है, तो जहाँ का जितने भी विधानसभा के सीट हैं, जैसे बिहार में है 243, तो 243 भागों में उसको बांट दिया गया। तो उसको हम विधानसभा क्षेत्र की सीमा, यानी लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र की जो सीमा तय करना है उसी को हम कहते हैं क्षेत्र का निर्धारण। तो ये परिसीमन अधिनियम के अनुसार किया जाता है, ये अपने मन से नहीं कर सकते हैं, परिसीमन अधिनियम के अनुसार किया जाता है। अब है निर्वाचक नियमावली तैयार करना। अब चुनाव आयुक्त का मुख्य काम है कि भाई हर साल जो है ये निर्वाचन, अब जितने लोगों की उम्र 18 साल हो जा रही है सबको वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना, जो मर गए या मतलब कहीं दूसरे जगह चले गए, यानी जिनको वोटर लिस्ट से हटाने की नौबत है उनको वोटर लिस्ट से नाम हटाना। तो इस प्रकार निर्वाचक नामावली तैयार करना ये काम जो है चुनाव आयोग को है। निर्वाचन नामावली तैयार हो गया। अब जो है सो चुनाव होता है, तो चुनाव 3 तरीके से होते हैं। एक चुनाव जो हर 5 सामान्य रूप से 5 साल पर होते हैं उसको आम चुनाव कहते हैं। जैसे अभी 17वीं लोकसभा का चुनाव 2019 में हुआ, 2014 में 16वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि संसद लोकसभा में अगर किसी भी दल को बहुमत या गठबंधन को बहुमत नहीं रहता है तो कभी कभार ऐसा होता है कि बीच में ही लोकसभा भंग करने की नौबत आ जाती है। जैसे 98 में हुआ, 96 के बाद फिर 98 में चुनाव हो गए। तो वैसे उस चुनाव को हम मध्यावधि चुनाव कहते हैं। अब तीसरा जो चुनाव है कि मान लेते हैं कि कहीं कोई क्षेत्र के विधानसभा में या लोकसभा के कोई सदस्य या तो त्यागपत्र दे दिए किसी कारण से, अब मान लेते हैं कोई विधायक सांसद बन गया या कोई सांसद मर गया या कुछ भी ऐसा हो गया, तो ऐसी परिस्थिति में वह सीट खाली हो जाता है और उसके लिए जो चुनाव होता है, यह नियम है कि 6 महीना के अंदर में ही चुनाव करवा लिया जाए। तो वैसा जो चुनाव होता है उसको हम उपचुनाव कहते हैं, बाई इलेक्शन कहते हैं अंग्रेजी में। तो इस प्रकार निर्वाचन तिथि की घोषणा करना और समय सारणी तैयार करना, तो आम चुनाव हो या जो है सो राज्य विधानसभा का आम चुनाव हो या मध्यावधि चुनाव हो या उपचुनाव हो, उसके लिए समय तिथि की घोषणा करना, समय सारणी तैयार करना। अब एक राज्य में चुनाव चल रहा है तो एक ही चरण में होगा कि 5 चरण में होगा, कौन कौन चरण का कब कब चुनाव होगा, ये सारी व्यवस्था, इसकी तैयारी करना, समय सारणी तैयार करना निर्वाचन आयोग का काम है। फिर
अब जब चुनाव होते हैं तो उसमें आप देखते होंगे कि राजनीतिक दल वगैरह खड़े होते हैं, तो राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, अब राजनीतिक दल का अपना अपना चुनाव चिन्ह होता है तो उनको चुनाव चिन्ह प्रदान करना, ये भी चुनाव आयोग का काम है। चुनाव आयोग ही उन्हें मान्यता भी देते हैं और चुनाव चिन्ह भी देते हैं। हम अब देखें, अगर मान लेते हैं कि मान्यता या चुनाव चिन्ह के संबंध में विवाद उत्पन्न हो जाए, तब क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में एक न्यायालय की भूमिका में रहता है चुनाव आयोग। यह जो है सो किसी भी विवाद का निपटारा करेगा। अब है, मान लेते हैं कि दल एवं अब कोई भी दल है और कोई भी उम्मीदवार है, अब चुनाव में कोई ऐसा आचरण नहीं करे जिससे मतदाता प्रभावित हो जाएं या मतदाता को बरगला दे या उनको धमकी दे करके, भय दे करके, प्रलोभन दे करके अपनी ओर मिलाए, नहीं। तो निष्पक्ष हो चुनाव, इसके लिए जो है एक आचार संहिता बनाई जाती है और सभी उम्मीदवार और दल को उसका पालन करना होता है। तो ये चुनाव आचार संहिता भी बनाने का काम चुनाव आयोग को है। अब चुनाव आयोग का यह भी काम है कि जितने भी राजनीतिक दल होते हैं उनको अपनी नीतियों को, अपने विचारों को प्रचार प्रसार करने के लिए टीवी पर, रेडियो पर कार्यक्रम की समय तालिका बनाना, सूची बनाना, ये चुनाव आयोग का काम है। अब देखते होंगे आप, जब चुनाव चलने लगता है तो रैलियां होती है, लोग बैनर के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से अपना प्रचार करते हैं। टीवी पर भी आप देखेंगे कि जो सरकारी चैनल है, दूरदर्शन है, ये सब, तो उस पर भी वो अपने अपने जो है घोषणा पत्र जारी करते हैं कि हम सरकार में आएंगे तो क्या क्या करेंगे। तो ये सब प्रचारार्थ कार्यक्रम की सूची भी चुनाव आयोग ही तैयार करवाते हैं कि कौन कितने समय किनको मिलेगा। अब मान लेते हैं कोई संसद का सदस्य चुना गया और बाद में ऐसा हुआ कि उसने शपथ पत्र में कुछ और लिखा था और वास्तविक उसके साथ कुछ और है, या कोई गलत बोला या गलत सूचना दिया या कोई लाभ का पद धारण करता है। अगर कोई तरह के निरर्हता के संबंध में अगर कोई मामला आ जाए तो राष्ट्रपति सलाह लेंगे, किनसे? चुनाव आयोग से, और चुनाव आयोग राष्ट्रपति को सलाह देंगे। इसी तरह से अगर राज्य विधान परिषद के सदस्य के निरर्हता के मामले में कोई विवाद उत्पन्न हो जाए, तब उस परिस्थिति में राज्य के राज्यपाल को भी चुनाव आयोग सलाह दे सकते हैं, देंगे कि हाँ आपको क्या करना चाहिए। फिर अगर मान लेते हैं चुनाव के दौरान कहीं कोई अनियमितता हुई, जैसे बूथ लूट लिया गया, बूथ कैप्चर कर लिया गया या और दंगा फसाद हो गए, तो वैसी परिस्थिति में चुनाव को रद्द करने का भी पावर इलेक्शन कमीशन के पास है। अब चुनाव जो होता है, उस चुनाव में नीचे से ऊपर स्तर तक विभिन्न अधिकारी काम करते हैं। जैसे पोलिंग बूथ स्तर पर जो है सो पोलिंग ऑफिसर्स होते हैं, पोलिंग ऑफिसर 1, 2, 3, प्रिजाइडिंग ऑफिसर। फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर से ऊपर, बूथ से ऊपर के जो अधिकारी होते हैं वो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर ही जो है सो नामांकन करते हैं, स्क्रूटनी करते हैं। ये सारा काम मैंने स्थानीय स्तर पर चुनाव कराने का जो है सो पूरा काम वही रिटर्निंग ऑफिसर करते हैं और उनके ऊपर में जिला निर्वाचन पदाधिकारी होते हैं जो सामान्य रूप से जिला पदाधिकारी होते हैं। तो इस प्रकार अब जिला से ऊपर राज्य स्तर पर एक मुख्य चुनाव अधिकारी होते हैं, चीफ इलेक्शन ऑफिसर, उनको हम कहते हैं सीईओ। तो चीफ इलेक्शन ऑफिसर के अंदर में अब एक जितने भी जिला हैं वो सारे जिला के डीईओ मतलब जिला निर्वाचन पदाधिकारी काम करेंगे। अब इन सब के ऊपर में जो होंगे वो मुख्य चुनाव आयुक्त तो होंगे, अर्थात ये पूरे चुनावी तंत्र का जो है सो अधीक्षण करने का काम, नियंत्रण करने का काम ये कौन करेगा? ये चुनाव आयुक्त करेगा, चुनाव आयोग करेगा। अब राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में अगर कोई सलाह देना हो, जैसे अब मान लेते हैं कि कहीं चुनाव हो रहा है, अभी कहीं ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि चुनाव नहीं कराया जा सकता है, जैसे अभी कोरोना काल चल रहा था, तो जैसे बिहार में चुनाव हुआ या बंगाल में चुनाव हुआ, तो चुनाव कराने के लायक स्थिति है या नहीं, इसके विषय में सलाह चुनाव आयोग ही देंगे। अभी हाल ही में आप बहुत विवाद देख रहे होंगे, कुछ लोगों को कहना था कि चुनाव के कारण कोरोना फैल रहा है, तो कोविड के संक्रमण फैलने का कारण वजह बताया जा रहा था। तो ऐसी परिस्थिति में चुनाव आयोग जो कह देते हैं और उनका निर्णय होता है सो अंतिम होता है। तो इसी तरह से बंगाल में चुनाव भी संपन्न हुए, तमिलनाडु में हुए, गोवा में हुए, पांडिचेरी में हुए। तो इस प्रकार कहने का मतलब ये है कि
चुनाव आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था है और चुनाव आयोग जो है निम्नलिखित जो है सो ये सब काम करते हैं। अब अभी तक चुनाव जो हुए हैं, आम चुनाव 17 बार लोकसभा के हो गए हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको चुनाव आयोग के और भी विभिन्न चीज़ों के बारे में बताऊंगा, चुनाव सुधार के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन समितियां, जैसे तारकुंडे समिति बनी, दिनेश गोस्वामी समिति बनी, अब ये सब क्या क्या सिफारिशें की, कैसे उसको लागू किया गया। फिर मैं आपको व्यवहारिक चुनाव के बारे में बताऊँगा कि मतलब ईवीएम कैसे कब जो है सो मतलब शामिल किया गया, वीवीपैट कब शामिल किया गया, फिर चुनाव प्रोसेस कैसे चलता है, नामांकन कैसे होता है, उसकी स्क्रूटनी कैसे होती है, नामांकन वापस कैसे किया जाता है, जमानत राशि क्या है, जमानत राशि जब्त कैसे होती है, फिर चुनाव के दिन जैसे चुनाव कैसे संपन्न होते हैं, फिर स्ट्रांग रूम में उसको कैसे रखा जाता है, फिर मतगणना कैसे होता है, कैसे विजयी लोग घोषित होते हैं। तो चुनाव के बारे में एक दूसरे वीडियो में और भी मैं विशेष डिटेल्स आपको जानकारी दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप नेक्स्ट वीडियो का जरूर इंतजार करेंगे।